जय हिंद बच्चों। आज हम केमिस्ट्री का क्लास 12 का सेकंड चैप्टर विलियन सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसका भाग 1 पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो विभिन्न प्रकार के विलियन क्या होते हैं और इनको प्रभावित करने वाले कारक, इनकी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां पढ़ेंगे और हेनरी का नियम पढ़ेंगे, उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। विलियन या सॉल्यूशन, इसकी परिभाषा दो या दो से अधिक घटकों के या कंटेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स के समांगी मिश्रण या होमोजेनस मिक्सचर को हम विलियन कहते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे विलियन जो दो घटकों से मिलके बना होता है उसे द्विअंगीय विलियन कहते हैं या बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं। यदि विलियन 3 घटकों से मिलकर बना है तो उसे त्रिअंगीय विलियन कहते हैं। ये आप देख रहे हैं इस चित्र में। सॉल्यूट है जिसे कि हम विलेय कहते हैं और सॉल्वेंट है जो कि विलायक है। यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो ठोस है और सॉल्वेंट है जो लिक्विड है, द्रव है। और इससे दोनों को मिलाने पर जो बन रहा है जिसे कि हम विलियन कहते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं। विलियन बनाते समय जो पदार्थ या घटक कॉन्स्टिट्यूएंट कम मात्रा में लिया जाता है उसे विलेय कहते हैं और जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि विलेय हमेशा ठोस हो, कुछ भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। तो विलियन बनाते समय जो भी पदार्थ की मात्रा को कम मात्रा में लिया जाता है उसे विलेय या सॉल्यूट कहते हैं। विलियन के प्रकार, अब हम विलियन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। विलियन 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला जो है गैसीय विलियन या गैसियस सॉल्यूशन, सेकंड जो है वो द्रव विलियन या लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा जो है ठोस विलियन सॉलिड सॉल्यूशन। सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन, किसी विलायक में विलेय की घुली हुई निश्चित मात्रा को उस विलियन की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। अब सांद्रता को व्यक्त करने की कुछ विधियां हैं जिसकी सहायता से हम सांद्रता को व्यक्त करते हैं। तो उसमें से पहली है मोलरता, जिसे कि मोलैरिटी भी कहते हैं हम। तो मोलैरिटी क्या होती है? 1 लीटर विलियन में किसी विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं या मोलैरिटी कहते हैं। इसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी या मोलरता M बराबर विलेय पदार्थ के मोलों में की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। चूंकि विलेय पदार्थ के मोल विलेय का ग्राम में भार बटे उसका आणविक भार होता है, आणविक द्रव्यमान होता है, अतः मोलरता M बराबर विलेय का ग्राम में भार डिवाइडेड बाय अनुभार इंटू विलियन का आयतन लीटर में। तो इस तरह से हम मोलरता को व्यक्त कर सकते हैं, मोलरता जिसे कि कैपिटल M से डिनोट करते हैं हम। अब जो दूसरी विधि है सांद्रण को व्यक्त करने की वो मोललता है, जिसे कि हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोललता या मोलैलिटी m बराबर विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय या बटे विलायक का भार ग्राम में। क्योंकि विलेय के मोल बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे इसका अणुभार, अतः मोललता m बराबर विलेय का ग्राम में भार डिवाइडेड बाय अणुभार इंटू विलायक का भार किलोग्राम में। तो इस तरह से हम मोललता को व्यक्त कर सकते हैं जिसे कि स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। अगला है सांद्रता व्यक्त करने की जो अगली विधि है वो द्रव्यमान प्रतिशत है। द्रव्यमान के मान से किसी भी घटक का कितनी प्रतिशत मात्रा है इसको इस विधि द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो 100 ग्राम विलियन में किसी विलेय की घुली हुई मात्रा जो कि ग्राम में है की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बराबर बटे विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। तो इस तरह से हम द्रव्यमान का प्रतिशत निकाल सकते हैं। नीचे कुल विलियन का प्रतिशत होता है, ऊपर विलेय का द्रव्यमान होता है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो द्रव्यमान प्रतिशत आ जाता है। इसी तरह से आयतन प्रतिशत, विलेय का कुल विलियन में कितना प्रतिशत भाग है
इसको निकालने के लिए। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 ml या 100 मिलीलीटर विलयन में किसी विलेय की घुली हुई मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत V/V% बराबर विलेय की मात्रा ml में डिवाइडेड बाय विलयन की मात्रा मिलीलीटर में इंटू 100। तो इस तरह से हम आयतन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। अगला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये भी सांद्रता व्यक्त करने की विधि है जिसमें द्रव्यमान और आयतन के मध्य उसका प्रतिशत लिया जाता है। तो 100 ml विलयन में किसी विलेय की घुली हुई ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का ग्राम में भार डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन ml में इंटू 100। तो इस तरह से हम सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। सांद्रता को व्यक्त करने की अगली विधि है ppm पार्ट्स पर मिलियन। जब किसी विलयन की सांद्रता बहुत कम होती है तब उसे ppm में व्यक्त करते हैं। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। परिभाषा पार्ट्स पर मिलियन या ppm 10⁶ ग्राम्स विलयन में किसी विलेय की घुली हुई मात्रा को ग्राम में मात्रा को ppm कहते हैं। ppm बराबर विलेय के ग्राम में भार अपॉन विलयन का ग्राम में भार इंटू 10⁶। ठोस की द्रव में विलेयता तथा प्रभावित करने वाले कारक। अब जब ठोसों को द्रव में विलेय किया जाता है तो कौन से कारक उस पर डिपेंड करते हैं? वो सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठोस की द्रव में विलेयता निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में किसी ठोस की घुली हुई वह अधिकतम मात्रा जिसे संतृप्त विलयन बनाया जा सके वह ठोस की द्रव में विलेयता कहलाती है। ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला जो है विलेय तथा विलायक की प्रकृति, दूसरा है ताप और तीसरा है दाब। विलेय तथा विलायक की प्रकृति समान को घोलता है, अतः आयनिक ठोस जैसे NaCl, KCl, Na2CO3 आदि जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं, जबकि सहसंयोजक ठोस जैसे नेप्थलीन, एंथ्रासीन आदि अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन, CCl4 आदि में घुल जाते हैं। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। आयनिक विलायक में घुलते हैं और जो कोवेलेंट ठोस होते हैं वो कोवेलेंट विलायक पे या अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। ताप वे ठोस जिन्हें जल में घोलने पर ऊष्मा बाहर निकलती है उनकी विलेयता ताप बढ़ाने से कम हो जाती है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, Na2CO3 आदि। और ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित हो जाती है उनकी विलेयता ताप बढ़ाने से अधिक हो जाती है, जैसे NaCl, KCl, NH4Cl आदि। दाब अगला जो कारक है जिस पे विलायक की विलेयता निर्भर करती है वो है दाब। ठोस तथा द्रव में संपीड्यता का जो गुण है बहुत कम होता है, अतः ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कुछ अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। गैस की द्रव में विलेयता तथा प्रभावित करने वाले कारक। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। गैस की द्रव में विलेयता प्रत्येक गैस द्रव में कुछ मात्रा को अवश्य विलेय कर लेता है। गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक गैस तथा द्रव की प्रकृति, दूसरा जो कारक है वो ताप है और तीसरा जो कारक है द्रव विलयन में अन्य पदार्थों की उपस्थिति और दाब। गैस की द्रव में विलेयता प्रत्येक गैस कुछ मात्रा में द्रव में अवश्य विलेय रहती है। गैस तथा द्रव की प्रकृति। जो गैस द्रव से क्रिया कर लेती हैं या द्रव में आयनित हो जाते हैं वे द्रव में आसानी से विलेय हो जाते हैं, जैसे NH3, CO2 आदि। NH3 + H2O, NH4OH, CO2 + H2O, H2CO3। HCl गैस जल में आयनित हो जाती है, अतः जल में विलेय है। रक्त में ऑक्सीजन आसानी से घुल जाती है क्योंकि रक्त में उपस्थित Hb से क्रिया करके ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ताप जब कोई गैस द्रव में घुलती है तो ऊष्मा बाहर निकलती है, अर्थात गैस का द्रव में घुलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। गैस प्लस द्रव, गैस द्रव का जो विलयन बनता है इसमें ऊष्मा मुक्त होती है। द्रव विलयन में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। द्रव में अन्य पदार्थों की उपस्थिति से गैसों की विलेयता कम हो जाती है, जैसे शीतल पेय
पदार्थों की बोतल में अगर नमक डाल दिया जाए तो उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। दाब बढ़ाने से गैस के अणु आसपास हो जाते हैं तथा द्रव की सतह पर अधिक प्रहार करते हैं, जिससे गैस की द्रव में विलेयता अधिक हो जाती है और इसे हेनरी के नियम द्वारा परिभाषित किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। हेनरी का जो नियम है ये गैसों की द्रव में विलेयता के बारे में है। इसके अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P विलयन में उपस्थित उस गैस के मोल अंश C के समानुपाती होता है। गैस और लिक्विड, गैसेस लिक्विड में कैसे सॉल्युबल होते हैं, उन पे कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, ये हेनरी का लॉ था कि जो पार्शियल प्रेशर है गैसेस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी सॉल्युबिलिटी पे। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। हेनरी नियतांक का मान ताप तथा गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अक्रिय गैसों के लिए हेनरी नियतांक का मान अधिक होता है, अतः अक्रिय गैस कम घुलती है। ताप बढ़ाने से हेनरी का जो नियतांक है वो बढ़ता है और K का मान बढ़ने से गैसों की द्रव में विलेयता कम हो जाती है, अतः जलीय जंतु गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक सुविधाजनक स्थिति में रहते हैं, क्योंकि ठंडे जल में ऑक्सीजन अधिक घुलती है। हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरीज लॉज एप्लीकेशंस। आपने देखा होगा सोडा वाटर की बॉटल्स तो सब लोग यूज़ करते हैं। सोडा वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है वो हेनरी के नियम पर आधारित होती है। सोडा वाटर या शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए उच्च ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं और जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें विलय हो जाती है, दाब उच्च रहता है और टेम्परेचर भी कम रखते हैं तो वो घुली रहती है। जब समुद्री गोताखोर गहरे समुद्र में जाते हैं तो उन्हें उच्च दाब का सामना करना पड़ता है, जिससे वायु की में उपस्थित जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है रक्त में विलय हो जाती है, अधिक विलय हो जाती है, क्योंकि दाब अधिक होता है तो जिससे विलेयता बढ़ जाती है। और जब गोताखोर समुद्र की सतह पर आते हैं तो दाब धीरे धीरे कम होने लगती है और दाब कम होने पर रक्त में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस घुली हुई थी वो बुलबुलों के रूप में रुधिर कोशिकाओं में एकत्रित होने लगती है, जिससे कि रक्त के प्रवाह में रुकावट आती है। यह स्थिति घातक हो सकती है और इससे बचने के लिए वायु में कम घुलनशील गैस जैसे हीलियम और नियॉन मिलाई जाती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं गोताखोर जब समुद्र की सतह पे रहते हैं तो दाब कम होता है और जब सतह के अंदर जाते हैं तो दाब बढ़ जाता है, जिससे कि गैसेस जो मास्क वो यूज़ करते हैं उसमें जो गैसेस होती हैं वो उनके ब्लड वेसल्स में ब्लड में ज़्यादा घुल जाती हैं, जो सतह पर आने पर दाब की कमी होने की वजह से बाहर निकलने लगती है बुलबुलों के रूप में। तीसरा जो अनुप्रयोग है, उच्च पहाड़ी स्थानों पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिससे वायु का दाब भी कम हो जाता है, जिससे कि रक्त में जो ऑक्सीजन गैस की मात्रा है वो कम मात्रा में विलय होती है और ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से शरीर कमज़ोर होने लगता है। कमज़ोर शरीर की सोचने की क्षमता कम होने लगती है। इस लक्षण को एनॉक्सिया कहते हैं, जो अक्सर उच्च पहाड़ी स्थान पर, ऊंचे स्थानों पर जहाँ पर दाब कम होता है वहाँ पर पाई जाती है। आइए देखते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट नाम के वैज्ञानिक ने ये जो नियम दिया था ये लिक्विड्स के वाष्प दाब पर आधारित है। ये जो नियम है वाष्प दाब और मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट्स के मोल फ्रैक्शन, इन दोनों को रिलेट करता है। वाष्प दाब क्या होता है? निश्चित ताप पर द्रव व वाष्प की साम्यावस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। जब शुद्ध विलायक होता है तो उसका वाष्प दाब अधिकतम होता है, क्योंकि उसकी जो सतह है उस पर अधिक अणु रहते हैं वाष्प के, और जिससे कि सतह पर अधिक दाब लगता है
और द्रव से वाष्प में बदलने की यह क्रिया वाष्पन और वाष्प से द्रव में बदलने की यह क्रिया को संघनन कहते हैं। राउल्ट का नियम, द्रव विलयन के लिए वाष्प दाब या वाष्पशील या विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। राउल्ट के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। माना कि एक पात्र में 2 वाष्पशील द्रव हैं, विलयन के इनके मूल अंश जो हैं क्रमशः x1 है और x2 है तथा वाष्प अवस्था में इनके आंशिक दाब क्रमशः P1 है और P2 है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार P1 बराबर P01 x1, यहाँ पर P01 जो है प्रथम घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है और P02 इसी प्रकार निश्चित ताप पर P01 का मान नियत रहता है। इसी प्रकार जो दूसरा घटक है P2 शुद्ध अवस्था में P02 रहता है और ये इसके मूल प्रभाव से इसको गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो P02 इंटू x2 दूसरे घटक का मूल प्रभाव है, जहाँ P02 दूसरे घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। कुल दाब हमें पता है, जो आंशिक दाब होते हैं उनका जो सम है, उनका जो टोटल है उसे कुल दाब कहते हैं। तो इसमें 2 घटक हैं जिसमें कि एक का वाष्प दाब P1 है और दूसरे घटक का वाष्प दाब P2 है। दोनों को जोड़ने पर कुल दाब आता है। P1 और P2 का मान रखने पर P बराबर P1 x1 प्लस P02 x2, ये समीकरण 1 हो जाएगी। चूँकि x1 प्लस x2 जो कि मूल प्रभाज है, x1 जो कि मूल प्रभाज है पहले घटक का और x2 जो मूल प्रभाज है दूसरे घटक का, इन दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है। इसलिए x1 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं x1 बराबर 1 माइनस x2। तो जो x1 का मान है समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, जो समीकरण प्राप्त होगी वो इस प्रकार है, P बराबर P01 1 माइनस x2 ब्रैकेट में प्लस ये हमने 1 माइनस x2 x1 की जगह रखा है प्लस P02 इंटू x2, और हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं P बराबर P01 माइनस P01 x2 प्लस P02 x2। इस तरह से हम, ये राउल्ट का नियम था जब दोनों घटक विलयन थे। अब जो विलयन सारी स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं, और ऐसे विलयन जो राउल्ट का नियम फॉलो नहीं करते, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं। तो इन दोनों में किस प्रकार से हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, देखिए। आदर्श विलयन जिसे कि हम आइडियल सॉल्यूशन भी कहते हैं, और दूसरे प्रकार का जो विलयन है अनादर्श विलयन जिसे कि हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो जो आदर्श विलयन होते हैं ऐसे विलयन होते हैं जो ताप तथा दाब की समस्त स्थिति पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं। P1 बराबर P01 x1 और P2 बराबर P02 x2 और P बराबर P01 x1 प्लस P02 x2, इसका ये हमेशा बराबर होता है और इस तरह से ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, इसलिए इन्हें आदर्श विलयन कहा जाता है। जो दूसरे प्रकार का है अनादर्श विलयन, वे विलयन के ताप, समस्ताप और दाब की स्थिति में या परास में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं और इसलिए इन्हें आदर्श विलयन कहा जाता है। तो P1 इज़ नॉट इक्वल टू P01 x1 और P2 इज़ नॉट इक्वल टू P02 x2 और P इज़ नॉट इक्वल टू P01 x1 प्लस P02 x2। इस तरह से जो आदर्श विलयन होते हैं वह राउल्ट के नियम का पालन करते हैं हर स्थिति में, और
जो अनादर्श विलयन है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। आदर्श विलयन का जो कुल आयतन होता है दोनों घटकों के कुल आयतन के योग के बराबर होता है, अर्थात जो डेल मिक्स है उसका मान 0 आता है, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में या अनादर्श विलयन में विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के बराबर नहीं होता और वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा जो पॉइंट डिफरेंस का, विलेय तथा विलायक को मिलाने पर कोई ऊष्मीय परिवर्तन नहीं होता। आदर्श विलयन के केस में या आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 मीन्स इसमें कोई भी प्रकार का ऊष्मा परिवर्तन नहीं हो रहा है। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में जो अगला अंतर है, विलेय तथा विलायक को मिलाने पर कोई ऊष्मीय परिवर्तन नहीं होता। आदर्श विलयन के केस में डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 मीन्स जो इनिशियल टेम्परेचर होता है वही इसका फाइनल टेम्परेचर होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जबकि अनादर्श विलयन में विलेय तथा विलायक को मिलाने पर ऊष्मीय परिवर्तन होता है, अर्थात डेल एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। इनिशियल जो टेम्परेचर है वो उसके फाइनल टेम्परेचर से में अंतर होता है। अगला जो इसका डिफरेंस है, शुद्ध घटकों के अणुओं के मध्य उतना ही आकर्षण होता है जितना कि विलयन के घटकों के मध्य। ये ऐसा आदर्श विलयन के केस में होता है और अनादर्श विलयन के में जो शुद्ध घटक है उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल विलयन के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से भिन्न होता है। आदर्श विलयन का उदाहरण देख सकते हैं हम। पहला उदाहरण है हेक्सेन प्लस हेप्टेन। जो दूसरा उदाहरण है आदर्श विलयन के लिए मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल। जो तीसरा उदाहरण है क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन। अगला जो है अनादर्श विलयन, इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। पहला उदाहरण है इथाइल अल्कोहल प्लस बेंजीन। दूसरा जो उदाहरण है HNO3 या नाइट्रिक अम्ल प्लस H2O। अगला उदाहरण है इसका HCl प्लस H2O और उसका जो अगला उदाहरण है वो CO प्लस क्लोरोफॉर्म है। तो इस तरह से आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में हम अंतर देख रहे थे। आदर्श विलयन के लिए वाष्प दाब तथा मोल अंश के मध्य अगर ग्राफ खींचा जाए तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। एक एक्सिस पे हम देख रहे हैं P0A है जो कि दाब है और x एक्सिस पे हम देख रहे हैं मूल प्रभाज है। XA का जो मूल प्रभाज है वो 1 है, XB का मूल प्रभाज अगर 0 है शुरू में और फाइनल स्थिति में जो फाइनल स्टेज है उसमें XA का बराबर 0 है और XB बराबर 1 है। इनके मध्य जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह से ग्राफ दिखेगा। बच्चों आज हम विलयन पढ़ रहे थे जिसमें कि हमने विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ा। कितने प्रकार के विलयन होते हैं ये देखा। विभिन्न प्रकार के विलयनों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखा हमने और हेनरी का नियम पढ़ा, उसके अनुप्रयोग पढ़े, राउल्ट का नियम पढ़ा, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर पढ़ा। इन सब पर आधारित कुछ होमवर्क के प्रश्न दिए जा रहे हैं, वो आप सॉल्व कर लीजिए। धन्यवाद। विलयन को परिभाषित कीजिए। कितने प्रकार के विलयन बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक प्रकार के विलयन को उदाहरण देकर समझाइए। अगला प्रश्न है अल्कोहल एवं जल के विलयन में आणविक अंतःक्रिया का क्या रोल होगा? अगला प्रश्न, माना दो पदार्थों के बीच ठोस विलयन बनता है जिनमें से एक के कण अत्यधिक बड़े तथा दूसरे के कण अत्यधिक छोटे हैं, किस प्रकार का ठोस विलयन संभव है? अगला प्रश्न, निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला है मूल प्रभाज, मूललता, मूलरता एवं द्रव्यमान प्रतिशत। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में उपयोग लाए जाने वाले नाइट्रिक अम्ल जलीय विलयन में द्रव्यमान की दृष्टि से 68% होता है यदि विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम्स पर लीटर है तो इस अम्ल के सैंपल की मोललता ज्ञात कीजिए। जल में ग्लूकोज के विलयन पर
10% W/W लिखा है, तब विलयन में प्रत्येक अवयव की मोललता एवं मोल प्रभाज क्या होगा यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम्स पर लीटर है, तब विलयन की मोलरता क्या होगी। 1 ग्राम Na2CO3 एवं NaHCO3 के मिश्रण से पूर्ण क्रिया कराने के लिए 0.1 mHCl के कितने ml की आवश्यकता होगी, जबकि मिश्रण में दोनों सम आणविक मात्रा में हैं। अगला प्रश्न, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम को मिलाने पर प्राप्त विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए।